दोस्तों, एक समय की बात थी। एक छोटे से नगर में चंद्र नाम का एक युवक रहता था। वो अपने परिवार के साथ बड़े ही आनंद पूर्वक रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, झगड़े तो हो ही जाते हैं। एक दिन चंद्र रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ता है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर रहेगा। लेकिन एक बात उसने अपने मन में पक्की ठान ली थी कि वह वापस लौटकर अपने घर पर कभी नहीं आएगा। वैसे तो चंद्र का परिवार भरा पूरा था। उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। चंद्र की पत्नी दिन में अपने काम से फुर्सत पाते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता है जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। कुछ महीनों पहले तक चंद्र के परिवार में बहुत खुशी और उल्लास था। चंद्र की पत्नी अपनी सास की बहुत ही इज्जत किया करती थी। वह किसी भी काम को मना नहीं करती थी। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को यह बात सहन नहीं होती थी कि उनका परिवार कैसे खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने चंद्र की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपने बहू से करवाना चाहती है, कोई खुद काम करना ही नहीं चाहती। अरे बहू भी कोई जानवर थोड़ी है, वह भी तो एक इंसान है। वह घर की नौकरानी थोड़ी होती है। दोनों मिल बांट कर काम करे तो दोनों को अच्छा लगे। लेकिन नहीं, उनको तो बस शासन करना है। इस पर दूसरी औरत तर्क करते हुए कहती है, मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ मिलकर काम कराएगी तभी मैं काम करूंगी। ये सुनकर पहली वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम क्या बोलोगे अपनी सास को। ऐसी ही बातें धीरे धीरे चंद्र की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब जब भी चंद्र काम करके वापस अपने घर आता तो उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायतें अपने पति से करने लगी थी। और इस तरह घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब चंद्र को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज की रात चंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपना घर पीछे छोड़ आ चुका था। साथ ही वह पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। और दूसरी तरफ चंद्र की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है, अब उसके पास पछतावे के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चंद्र के परिवार को यह डर भी सता रहा था कि कहीं चंद्र आत्महत्या न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते पर चलते चलते चंद्र को कहीं दूर खेतों में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। चंद्र उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, आज रात में यहीं पर काट लेता हूँ, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वह उस कुटिया में पहुंचा तो वहां पर एक सन्यासी ध्यान कर रहे थे। चंद्र कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देखता रहा। उसके मन में विचार आ रहा था कि सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और बस यही उसका संसार है। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्र को बैठा देखा। उन्होंने चंद्र को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि बंते, बाहर तो बहुत ही सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ जाओ। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो चंद्र ने अपनी पूरी परिस्थितियां सन्यासी को बता दी। चंद्र ने यह भी बताया कि वह खुद अब सन्यासी बनना चाहता है। वह सन्यासी जीवन अपनाना चाहता है। इसीलिए अगर वह उनको दीक्षा दे सकते हैं तो वह उन्हीं के पास रहकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि बंते, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता है।
इसीलिए पहले अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। उस रात चंद्र उस कुटिया में ही सोया। कुछ दिनों तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद चंद्र को अपने बच्चों की याद सताने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता और पत्नी की याद आने लगी। जब वह सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता तो उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट और अपने पत्नी के हाथ का खाना फिर से याद आने लगा। एक दिन चंद्र ने उस सन्यासी से कहा कि महात्मन, मैं बड़ा ही संकट में पड़ा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार का त्याग कर चुका हूँ तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है। लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं होता है, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े, उनसे परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो यह ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूँ, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित हो इसका कोई भी तरीका मुझे मालूम नहीं है। अगर आप मुझे कुछ सलाह दें तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर उस सन्यासी ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि बनते, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में होगी। अज्ञानतावश हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं होता। सबसे पहला और सबसे प्रमुख नियम जो होता है वह यह है कि जो अपना खून होता है वह अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा महत्व दूसरों की बातों को कभी मत देना। इसी से परिवार में फूट पड़ने लगती है। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है कि यह आदमी हमसे ज़्यादा, अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा महत्व दूसरों लोगों को देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार में कम करवा लेते हैं। आगे से वह भी तुम्हारी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे और यही परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी पैदा करने लग जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं बाहर के लोग। दूसरा नियम जो यह है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करें। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसीलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, इतनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, अपने परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में उसे दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी कोई गलती करता है तो वह उस बात को छुपा कर रखना चाहता है ताकि उसे बार बार वह गलती दोहराने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबा कर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होती है कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति का कारण बहू और सास के मतभेद होते हैं। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समान देखे तो यह मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। और ऐसे ही सास अपनी बहू के प्रति ऐसा भाव रखे और मन में यह सोचे कि अगर मैं आज अपनी बहू को जैसा रखूंगी वैसा ही मेरी बेटी को ससुराल पक्ष में मिलेगा। अगर यह एक बात महिलाओं में विकसित हो जाती है तो यकीन मानिए घर की शांति वापस लौट आएगी और साथ ही घर के सारे क्लेश झगड़े समाप्त हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। उस सन्यासी ने चंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो तुम अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाते हो और अगर अपनी माँ का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाते हो। आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार
सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्या परिवार में चल रही है खुले तरीके से आपस में चर्चा होनी चाहिए और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया हो उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह से एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, उसी तरह एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला जाए तो देश बर्बाद हो जाता है और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखियों के हाथ में चला जाता है तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसीलिए मुखिया उसे ही चुनो जो खुद के लालच से परे हो, जो सिर्फ अपने आप का नहीं पूरे परिवार की सोच रखता हो। अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई साझे तरीके से रहा करते थे क्योंकि सब लोग घर के मुखिया की बात मानते थे और वह मुखिया भी घर के लिए निस्वार्थ भाव से निर्णय लेता था। अगला नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताओ। जो आपके परिवारजनों के बीच बातें हो रही हैं उनकी चर्चा पड़ोसियों के साथ कभी मत करना, वरना लोग आपके घर के रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के 4 दीवारों के बीच हो रही है उसकी किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार की आपसी बातें बाहर जाने लगती हैं तो इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठने लगता है और समाज में आपकी कमियों की वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है। अगला नियम है कि परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता। परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चाहे परिवार के सदस्यों से कोई गलती ही क्यों ना हो गई हो, पर परिवार वही होता है जो उसका साथ देता है। ज्ञान तो सभी देते हैं लेकिन परिवार वह है जो गलती होने पर भी अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि असल में परिवार तो वही होता है जो तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में आपके साथ खड़ा हो। सन्यासी ने अगला नियम बताते हुए कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सब का फर्ज होता है कि हम सब मिलजुल कर काम करें। अगर एक आदमी कमाता है और दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से सही चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हो, वरना तो गाड़ी पलट जाएगी। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर सारा काम डाल दिया जाता है तो वो अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नज़रों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आप अपनी बहू जितना काम ना करें लेकिन उसके काम में आप कुछ तो हाथ बटा सकती हैं। अगर आपकी बेटी होती तो भी आप उसके साथ काम कर रही होती और यही बात बहू पर भी लागू होती है। आखिरी बात बताते हुए सन्यासी ने कहा कि वापस अपने घर लौट जाओ। वहां जाकर तुम उन्हें इन नियमों को पूरे विस्तार से समझाओ ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एक हो सके, क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाना ही असली गृहस्थ जीवन होता है। घर से भाग जाना, उनसे दुखी होकर सन्यासी बन जाना वह सन्यास्त जीवन नहीं होता है। सन्यासी तब बना जाता है जब परिवार खुशी खुशी तुम्हें सन्यासी बनने की मंजूरी देता है। और इसी के साथ उस सन्यासी ने चंद्र को उसके घर के लिए रवाना कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।